मुफ्ती फरहान अरशद साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब देखिए अभी जो किसी भी इंसान की जो 3 स्टेजेस बड़ी अहम हैं, हम पहली स्टेज पर बात कर चुके हैं जो बचपन है। अब जैसे ही एक स्टेज से बच्चा दूसरी स्टेज की जानिब बढ़ता है, जिसे लड़कपन कहते हैं या सन्न-ए-बुलूगत कहते हैं। तो सन्न-ए-बुलूगत के आते ही इस्लाम अपने नौजवान नस्ल को क्या हकूक़ अता करता है या उनके मुतल्लिक़ हमारी इस्लामी तालीमात में, इस्लामिक लॉ में इसके मुतल्लिक़ क्या तालीमात हैं, क्या नज़रियात हैं? सन्ने बुलूगत के साथ इंसान जब अपने शऊर को पहुंचता है तो शरीयत इंसानियत के नाते इंसान होने की वजह से उसको कई हुकूक मिल जाते हैं, चाहे वो बेटे की सूरत में है, चाहे वो बेटी की सूरत में है। जिस सूरत में भी वो मौजूद है, जैसे ही सन्ने शऊर को पहुंचेगा, बुलूगत को पहुंचेगा, तो उसके शरई अहकाम सारे मुख्तलिफ हो जाएंगे। सबसे पहले ये अफ़आल का मुकल्लफ, क्या मतलब कि शरई जितने भी अहकाम थे, पहले उसमें वो उन पर अमल नहीं करता था तो आप तरगीब दिला रहे थे कि बेटा नमाज पढ़ा करे, वो गुनाहगार नहीं समझा जा रहा था। ठीक हो गया। लेकिन अब वो इन अहकामात में गुनाहगार समझा जाएगा। गोया कि शरीयत उसको अब जिम्मेदार बना देती है कि अब आप खुद से जिम्मेदार हैं और अपने आपके ये फ़राइज़ हैं और आपकी ये जिम्मेदारियां हैं जिनको अब आपने क्या करना है, मुकम्मल तौर पर अदा करना है। तो शरई हवाले से सने बलूग में जो सबसे अहम हमारे यहाँ मसला चलता है, वो उसकी तरफ अगर आया जाए तो वो निकाह का मसला है। ठीक हो गया। बाकी अहकाम बलूगत के वो सारे शरीयत ने, मैंने कहा हर सवाल ही ऐसा है कि इस पर मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू चाहिए। सूरह नूर अगर पढ़ी जाए तो उसके अंदर अहकामात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि एक तो सबसे पहले इसका जो मिलजुल के रहना था, पहले किसी के कमरे में बगैर दस्तक के चले जाना, ठीक हो गया, वहां कोई कैद नहीं थी। जबकि बच्चे की तरबियत में तो ये शामिल होता है कि वो नाक करके जाए, लेकिन बालिग होने के बाद जब वो किसी के कमरे में दाखिल होता है तो शरीयत कहती है कि पहले नाक करे, इजाजत ले। ठीक है, इजाजत नहीं मिलती तो वो उस कमरे में दाखिल ना हो। इसी तरह पहले उसके अहकामात और थे कि वो खुद जहां मर्जी आ जा सकता था, बच्चा था, कोई भी उसको कुछ नहीं कहता था कि चले अभी छोटा है, बड़ा होगा समझेगा। लेकिन अब जो भी अमल करेगा वो उसकी ज़ात को, उसके किरदार को और उसके ख़ानदान को इवन के शो करेगा। अगर ये ऐसा है तो इसके घर वाले और उसके आबा अजदाद ने इसकी तरबियत ही ऐसी की है। तो गोया कि एक जिम्मेदार फ़र्द जो मुआशरे का होता है, सन्ने बुलूगत आते ही वो सारी जिम्मेदारियां इस पर आयद हो जाती हैं। तीसरी बात जो मैंने की कि बिस्तर जुदा हो जाए इनके, यानी घर में जब रहन सहन था, पहले इकट्ठा था, छोटा बच्चा था, कभी किसी के साथ लेट गया, कभी किसी के साथ सो गया, माँ बाप के साथ मोहब्बत थी, प्यार था। लेकिन शरीयत कहती है कि अब वो रहे एक कमरे में, वो कोई मसला नहीं, लेकिन इसका बिस्तर और इसका बेड अलग होना चाहिए। ठीक हो गया, ये सन्ने बलूग को पहुंच चुका है, इसका अपना उठना है, अपना लेटना है, सोना है, टाइमिंग अलग है हर चीज की। पहले तो इसको खुद शौर नहीं था, माँ पकड़ के सुला रही है, इसकी हर चीज से हिफाजत कर रही है। और आखिरी बात जो मैं इसमें करना चाहूंगा, निकाह की। ठीक है, याद रखें कि शरीयत ने जो है निकाह का हक, जैसे ही सन्ने शऊर को इंसान पहुंच जाता है, वो जिस सूरत में भी हो, तो उसका हक शरीयत ने उसको दिया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी यहाँ सुस्ती और गफलत ये हो रही है कि हम इस मौके को औलाद की राय के बगैर ही खुद बड़े तय कर देते हैं। जबकि जिंदगी बेटी ने गुजारनी है, बेटे ने गुजारनी है, और शरई हक भी शरीयत ने दिया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी औलाद की शादी या निकाह करने लगो तो उनसे मशवरा या राय ले लो। जबकि हमारे यहाँ ये एक इसको बड़ा मायूब समझा जाता है। जबकि शरीयत जब हक दे रही है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो हमें शरीयत की पैरवी करनी चाहिए। तीन चीजों पर हमें सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गफलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हो भी इसमें रही है। सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है, उसकी विलादत होती है, तो उसका नाम रखने में कभी भी सुस्ती और गफलत से काम ना लिया जाए। इस नाम का मतलब क्या है देखना चाहिए, नाम शरीयत के मुताबिक है या नहीं है, इन सारी चीजों को।
آپ تحقیقات اٹھا لیں کہ بچے کے نام پر اس پر کتنے اثرات ہوتے ہیں. 90% انسان کی صحت پر اور اس کی نفسیات پر اثرات اس کے نام کے ہوتے ہیں، جس کو ہم بالکل لائٹ لے لیتے ہیں. اسی طرح دوسرا، جب آپ کہیں گھر خریدنے لگیں تو ہمسائے کو دیکھ لینا چاہیے، ہمسایہ آپ کا کیسا ہے، اس میں بڑی توجہ رکھنی چاہیے. تیسرا یہ مرحلہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ بیٹے یا بیٹی کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت دیکھ لینا چاہیے کہ آپ یہ جو رشتہ طے کر رہے ہیں یہ آپ کے بیٹے کے مناسب ہے بھی یا نہیں. اپنی حیثیت، اپنی ذات، اپنے خاندان کو سامنے نہ رکھیں. بیٹے کی نفسیات، بیٹے کا ماحول، بیٹے کی پسند ناپسند، بیٹے جو چاہتا ہے اس بارے میں وہ دیکھنا چاہیے. اور پھر جہاں ہو رہا ہے، اگر بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو فیمیل کو دیکھنا چاہیے وہ کس خاندان سے ہے. اسلام تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس خاندان سے، کس حسب نسب سے ہے، اس کے عادات کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں. جتنی عمدہ وہ لڑکی اخلاق اور کردار میں ہوگی اتنی ہی اس کے پوری پرورش کے اثرات اس کی اولاد پر بھی نمایاں نظر آئیں گے. تو یہ سن بلوغ ہونے کے ساتھ جو ایک نکاح کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بیٹی اور بیٹے سے رائے لینی چاہیے، اور شرعی حق دیا ہے شریعت نے. باقی دیگر معاملات میں بھی ہمیں ان سے رائے لینی چاہیے تاکہ کل کلام وہ خود اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکے. وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، زندگی کی اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو اپنے آپ پر اعتماد ہو. تو یہ گھر کی پرورش ہی ہوتی ہے جو ان کو اعتماد دلا سکتی ہے. اسی طرح دوسرا بتایا کہ پہلے وہ کہیں بھی آ جا سکتے تھے، اب ان پر اجازت لینا کیا ہو گیا، ضروری ہو گیا. اس طرح پہلے ان کا سونا ایک چارپائی پر تھا، کسی والدہ کے ساتھ سو گئے، والد کے ساتھ لیٹ کے، ٹھیک ہے، سسٹر کے ساتھ. جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو سورہ نور میں یہ واضح احکام ہے. یہ چند ایک احکام ہے سن بلوغ کے